हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम आज देखेंगे प्लेन वेव सॉल्यूशन ऑफ रिलेटिविस्टिक स्क्रोडिंगर इक्वेशन। प्लेन वेव सॉल्यूशन ऑफ रिलेटिविस्टिक स्क्रोडिंगर इक्वेशन। तो ये जो प्लेन वेव सॉल्यूशन है ये हमको बताता क्या है ना, ये हमको फ्री पार्टिकल का बिहेवियर बताता है। क्या बताता है? फ्री पार्टिकल्स का बिहेवियर। दिस this gives the solution gives the fundamental behavior of free particle। ठीक है, तो ये जो फ्री पार्टिकल का फंडामेंटल बिहेवियर है पूरा, तो फंडामेंटल बिहेवियर में क्या क्या आ जाएगा ना। फंडामेंटल बिहेवियर में जनरली तीन चीजें आते हैं। एक, तुम्हारा पार्टिकल का नेचर कैसा है, ठीक है, द नेचर ऑफ पार्टिकल। फिर वो कैसे फील्ड में, और उसका फील्ड का रिप्रेजेंटेशन क्या है, और एट हाई स्पीड मतलब रिलेटिविस्टिक स्पीड में इंटरेक्शन कैसा है। इंटरेक्शन एट रिलेटिविटी। जनरली ये तीन चीजें तुम्हारे फंडामेंटल बिहेवियर में प्लेन वेव सॉल्यूशन शो करता है। तो ये तो बता रहा है कि वो कर रहा है, लेकिन हम क्यों यूज कर रहे हैं? व्हाई वी नीड प्लेन वेव सॉल्यूशन। देखो, फिजिक्स में तुम्हारे दो चीजें होती हैं, एक होता है व्हाई, दूसरा होता है व्हाई नॉट। अगर तुम ये दोनों चीजों को समझ जाओ तो तुम्हारा आधा फिजिक्स वहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस व्हाई में दो तीन चीजें आती हैं कि प्लेन वेव सॉल्यूशन एक तो फ्री पार्टिकल के लिए फाउंडेशन होता है। ठीक है, फाउंडेशन टू कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री पार्टिकल। ठीक है, दूसरा, ये एनर्जी मोमेंटम का क्वांटाइजेशन बताता है। एनर्जी मोमेंटम का क्वांटाइजेशन। ठीक है, फिर ये फील्ड का भी क्वांटाइजेशन बताता है। फील्ड क्वांटाइजेशन के बारे में आइडिया देता है। फिर ये क्या करता है, मैं ये इंटरप्रेट करता है, इंटरप्रेटिंग प्रोबेबिलिटी currents एंड डेंसिटीज। ठीक है, प्रोबेबिलिटी currents एंड डेंसिटी को ये एक्सप्लेन करता है। ये चार चीजें मेनली जरूरत है क्यों, ये जो क्यों के सवाल में ये चारों चीजें आती है, क्योंकि ये फ्री पार्टिकल का फाउंडेशन, फ्री पार्टिकल स्टार्टिंग पॉइंट है, एनर्जी मोमेंटम का क्वांटाइजेशन दिखा रहा है, फील्ड का क्वांटाइजेशन बता रहा है, फिर इंटरप्रेट करता है प्रोबेबिलिटी करंट एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज पे। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। पहले पहले वाला देख लेते हैं, फाउंडेशन ऑफ फ्री पार्टिकल। कैसे ये फाउंडेशन करता है यहाँ पे ना, देखो तो यहाँ पे, तो जैसे ये हो गया, हम क्या बोले कि ये जो प्लेन वेव सॉल्यूशन है, दिस सॉल्यूशन क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है और डिस्क्राइब कर रहा है तुम्हारा क्या, फ्री पार्टिकल को। फ्री पार्टिकल को, तो एक फ्री पार्टिकल का नेचर कैसा होगा ना, ये जो फ्री पार्टिकल होगा कोई भी एक्सटर्नल फील्ड के द्वारा, एक फील्ड के द्वारा इन्फ्लुएंस नहीं होगा, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस या कोई भी एक्सटर्नल फील्ड के द्वारा ये तुम्हारा इन्फ्लुएंस नहीं होगा। तो हम यहाँ पे कैसे बोलेंगे कि हमको फाउंडेशन दे रहा है ना। देखो, तो तुम क्या करोगे, तुम पार्टिकल को कैरेक्टराइज करोगे इन ए सिंपल फॉर्म। पार्टिकल को एक सिंपल फॉर्म में कैरेक्टराइज करने के बाद इसका जो कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन होगा, उसका बिहेवियर हमको समझने के लिए दिस फ्री वेव सॉल्यूशन बी लाइक ए स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, बी लाइक ए स्टार्टिंग पॉइंट, वही हम लिख लेते हैं। दिस सॉल्यूशन प्रोवाइड ए स्टार्टिंग पॉइंट
for understanding more complex interaction by first characterizing the particle in its simplest form. ठीक है, तो जैसा मैंने बोला कि क्वांटम फील्ड थ्योरी एंड रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स बोथ, इन दोनों में हमारा जो फ्री पार्टिकल है वो कैसे डिफाइन होता है ना, वो ऐसे डिफाइन होता है, उसका बिहेवियर हम कैसे डिफाइन करते हैं ना, वो कोई भी एक्सटर्नल फील्ड के द्वारा व एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा इन्फ्लुएंस नहीं होता है। तो अगर हम ये प्लेन वेव सॉल्यूशन को समझे तो इंटरेक्शन को हम कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं ना, अगर हम प्लेन वेव सॉल्यूशन को समझ लेंगे तो हमारा जो इंटरेक्शन यहाँ पे जो बोल रहे थे कि जो इंटरेक्शन को हम इंटरेक्शन को इन टर्म्स ऑफ परटर्वेशन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके लिख लो, इन बोथ quantum field theory and relativistic quantum mechanics, three particle state are foundational as they define the behavior of particles without external field. Without external field. Once this free solution are understood, interactions can be expressed or introduced as perturbation. ठीक है, ये हो गया हाउ दिस गिव्स द फाउंडेशन। हम देखते हैं कि एनर्जी मोमेंटम क्वांटाइजेशन क्या कह रहा है ना। देखो, प्लेन वेव सॉल्यूशन डिफाइन करता है एनर्जी मोमेंटम को, अच्छे से डिफाइन कर लेता है, ठीक है। और इन टर्म्स ऑफ रिलेटिविटी, हमको इन टर्म्स ऑफ रिलेटिविटी प्लेन वेव सॉल्यूशन क्या बोलता है ना, प्लेन वेव सॉल्यूशन बोलता है एवरी पार्टिकल हैज स्पेसिफिक एनर्जी एंड मोमेंटम, ठीक है, स्पेसिफिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो हम उसको मैथमेटिकली भी लिख लेंगे, ठीक है। देखो, लिख लो इसको, प्लेन वेव हैव well defined energy and momentum. In use of relativistic Schrödinger equation, these solutions allows precise definition to particles energy and momentum, ठीक है। तो हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इसको, मैथमेटिकली इसको ऐसे लिख सकते हैं u to the power I k dot r minus omega t स्क्वायर। k डिफाइन करता है वेव वेक्टर को, तो डिफाइन करता है मोमेंटम और एसोसिएट होता है मोमेंटम के साथ। हमारा ओमेगा क्या डिफाइन करता है, फ्रीक्वेंसी, जो एसोसिएट होता है
एनर्जी के साथ, ठीक। तो नाउ हाउ इट एक्सप्लेन द फील्ड क्वांटाइजेशन एंड पार्टिकल इंटरप्रिटेशन। या देखो, हमें क्या मालूम है, तुम्हारा जो क्वांटम फील्ड थ्योरी है, तो क्वांटम फील्ड थ्योरी ऑलवेज क्या, क्वांटाइज्ड। क्वांटम फील्ड थ्योरी ऑलवेज क्वांटाइज्ड। तो जब हम ये जो क्वांटाइज्ड टर्म को एक्सपांड करेंगे इन टर्म्स ऑफ प्लेन वेव सॉल्यूशन, जब हमको प्लेन वेव सॉल्यूशन में इसको एक्सपांड करेंगे, तो जितने भी स्टेट बनेंगे, जितने भी क्वांटम स्टेट बनेंगे, उनमें जितने भी पार्टिकल्स रहेंगे, मतलब समझ लो इसको एक्सपांड कर दिया, ऐसे कुछ टर्म्स आएंगे, तो ये जितने भी क्वांटम स्टेट्स बनेंगे उसमें जितने पार्टिकल रहेगा, हर एक का एक स्पेसिफिक एनर्जी एंड स्पेसिफिक मोमेंटम होगा। मतलब डेफिनेट एनर्जी, इट होल्ड्स डेफिनेट एनर्जी एंड डेफिनेट मोमेंटम। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। इन क्वांटम फील्ड थ्योरी, इन क्वांटम फील्ड थ्योरी, fields are quantized, fields are quantized by expand them in terms of plane wave, in terms of plane wave, with each mode with each mode represent a quantum state, represent a quantum state of a particle having specific energy and ठीक है, स्पेसिफिक एनर्जी एंड। और ये क्या बोल रहा है, जो हमारा जो प्लेन वेव सॉल्यूशन है, प्लेन वेव सॉल्यूशन, ये क्या कर रहा है, ये हमारे जो फील्ड को, मतलब स्पेलिंग, प्लेन वेव सॉल्यूशन क्या कर रहा है, फील्ड को एक्सप्रेस कर रहा है इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल के तौर पे एक्सप्लेन कर रहा है। ये जो कलेक्शन ऑफ पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे, क्वांटा बोलेंगे, जिसका एक डेफिनाइट मोमेंटम होगा। मतलब ये जो कलेक्शन ऑफ पार्टिकल भी अपना खुद का एक मोमेंटम होल्ड करेगा। ठीक है, तो फिर देखते हैं ये हमारा जो प्रोबेबिलिटी कोऑर्डिनेट डेंसिटी को कैसे करता है ना। देखो, इन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में, रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में जब हम प्लेन वेव को सॉल्व करते हैं ना, प्लेन वेव सॉल्यूशन सॉल्व बाय प्लेन सॉल्यूशन, ये हेल्प करता है किनको, हेल्प करता है प्रोबेबिलिटी करंट को, प्रोबेबिलिटी करंट को, जो एसोसिएट होंगे इनके साथ, पार्टिकल के साथ। ठीक है, सो नाउ आफ्टर we using the relativistic term, after using the relativistic aspect, हमें क्या मालूम चला, हमें मालूम चला our probability density become more complex, become more complex। तो ये जो हमारा प्लेन वेव सॉल्यूशन है, ये क्या करता है, ये हेल्प करता है हमको ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज को सॉल्व करने के लिए और नेचर को समझने के लिए। तो लिख लो, प्लेन ऑफ सॉल्यूशन हेल्प्स टू क्लैरिफाई द नेचर ऑफ दिस current and density and current and density। ठीक है, ये तुम्हारा था कुछ कुछ कि why we need this। इसके साथ एक और चीज याद याद रख लो कि हमको
इनवेरियंस के लिए भी लॉरेंज इनवेरियंस के लिए भी प्लेन वेव सॉल्यूशन वी नीड प्लेन वेव। तो चलो इसके बाद देखते हैं हाउ मैथमेटिकली द प्लेन वेव सॉल्यूशन विल बी फाउंड। मतलब मैथमेटिकली प्लेन वेव सॉल्यूशन को कैसे डेराइव करते हैं, चलो देखते हैं। फॉर्मलिज्म देखते हैं इसका। फॉर्मलिज्म फॉर्मलिज्म किसका देखेंगे? प्लेन वेव सॉल्यूशन ऑफ रिलेटिविटी स्क्रोडिंगर इक्वेशन। अगर बात आ ही गई है तो रिलेटिविटी स्क्रोडिंगर इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं माइनस एच स्क्वायर स्क्वायर डो स्क्वायर साई बाई डो टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर स्क्वायर सी स्क्वायर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी फोर्थ। ये हो गया हमारा रिलेटिविस्टिक स्क्रोडिंगर इक्वेशन। इसका जब हम प्लेन वेव सॉल्यूशन लेंगे, प्लेन वेव सॉल्यूशन क्या मिलेगा हमको? टी टू द पावर आई के आर माइनस ओमेगा टी। इसको मैंने पहले ही बता लिया था। तो देखो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव टर्म है, इसके लिए हमको डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। किन का? साई का। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2। तो वो साई बाई डो टी फर्स्ट डेरिवेटिव पे निकालने क्या आएगा? माइनस आई ओमेगा इंटू ई टू द पावर आई के आर माइनस ओमेगा टी। ये तो निकालना आ गया होगा ना तुमको डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी है, इसलिए आई इंटू के आर वो हो गया 0 माइनस आई ओमेगा आ गया, टी का डेरिवेटिव होगा 1 तो ये हो गया माइनस आई ओमेगा ई टू द आई के आर माइनस ओमेगा टी। अब इसका जब डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा? आई ओमेगा फिर से आई ओमेगा ई टू द पावर आई के आर माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो इसको अगर ढंग से थोड़ा सजा के लिख लें तो हमको क्या मिलेगा? दो स्क्वायर बाई डो टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ई टू द पावर आई के आर डॉट प्रोडक्ट माइनस बी। तो ले लो इक्वेशन टी। हाँ देखो, तुमको यहाँ पे ये वाला टर्म तो मिल गया, ये वाला लैप्लासियन वाला भी निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि देखो एच कॉट स्क्वायर सी स्क्वायर ये तो कांस्टेंट वाले टर्म है या फिर उसका स्पेसिफिक वैल्यू है, लेकिन ये जो साई और ये जो डेल वाला टर्म्स लैप्लासियन वाला टर्म इनका तो वैल्यू निकालना पड़ेगा ना। तो देखो तुमको क्या मालूम है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम? दो स्क्वायर बाई दो एक्स स्क्वायर प्लस दो स्क्वायर बाई दो वाई स्क्वायर प्लस दो स्क्वायर बाई दो जेड स्क्वायर इंटू साई। ठीक है, तो इसको अगर हम लिखें तो कैसे क्या आएगा? दो स्क्वायर साई बाई दो एक्स स्क्वायर प्लस दो स्क्वायर साई बाई दो वाई स्क्वायर प्लस दो स्क्वायर जेड बाई दो स्क्वायर साई बाई दो जेड। ऐसे लिखिए। तो हमको क्या, हमें अब क्या के और, क्योंकि साई में आ रहा है ना के और आर, इसको इन दो वेक्टर को हम डिफाइन करेंगे। तो कैसे डिफाइन करेंगे? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के पे तौर पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, आई कैप जे कैप के तौर पे डिफाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा? आई कैप का कोफिशिएंट क्या होगा? के एक्स के वाई के जेड। और जैसे आर एक पोजीशन वेक्टर है तो हम क्या लिख सकते हैं? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो अगर हम यहाँ पे ये वाला जो टर्म है के डॉट आर इसको डिफाइन करें, के डॉट आर तो क्या होगा? आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के। तो हमको क्या मिलेगा? एक्स के एक्स प्लस वाई के वाई प्लस जेड के जेड। ठीक है, तो देखो नाउ हमारा डेल स्क्वायर साई वाला टर्म क्या हो जाएगा? डेल स्क्वायर बाई डो एक्स स्क्वायर ई टू द पावर आई एक्स के एक्स
प्लस वाई के वाई प्लस जेड के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर e टू द पावर आई एक्स के एक्स प्लस वाई के वाई प्लस जेड के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस दो स्क्वायर बाय दो जेड स्क्वायर e टू द पावर आई एक्स के एक्स प्लस वाई के वाई प्लस जेड के जेड मीन्स ओमेगा टी। नाउ यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे z है, तो ये किसके साथ रिएक्ट एक्ट करेगा? इसके ऊपर, ये एक्ट करेगा इसके ऊपर, ये एक्ट करेगा इसके ऊपर, बाकी टर्म्स कट जाएंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? आई के एक्स का होल स्क्वायर e टू द पावर आई एक्स के एक्स प्लस वाई के वाई प्लस जेड के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस आई के वाई का होल स्क्वायर e टू द पावर आई एक्स के एक्स प्लस वाई के वाई प्लस जेड के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस आई के जेड का होल स्क्वायर e टू द पावर आई एक्स के एक्स प्लस वाई के वाई प्लस जेड के जेड माइनस ओमेगा टी। इसको जब थोड़ा ध्यान से ओपन करेंगे स्क्वायर्स के, तो हमको क्या मिलेगा? माइनस के एक्स स्क्वायर e टू द पावर वापिस से देखो ये वाले जो पार्ट है मैंने ओपन किए थे, ये वाले पार्ट अब हमारे काम खत्म हो गए हैं, तो ये वाले पार्ट को हम वापिस से क्या लिख सकते हैं? k डॉट r लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ e टू द पावर आई k डॉट r माइनस ओमेगा टी माइनस के वाई स्क्वायर e टू द पावर आई k डॉट r माइनस ओमेगा टी फिर माइनस के जेड स्क्वायर e टू द पावर आई k डॉट r माइनस ओमेगा टी। नाउ देखो ये तीन टर्म यहाँ से कॉमन निकल जाएंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, ठीक है, इंटू e टू द पावर आई k डॉट r माइनस ओमेगा टी। तो इसको फिर फाइनल लिखते हैं, क्या क्या आएगा इसका टर्म? माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ के स्क्वायर e टू द पावर आई के आर माइनस ओमेगा टी। तो देखो ये हो गया हमारा इक्वेशन 4। तो हमको हमारा डेल स्क्वायर वाला टर्म भी मिल गया, डबल डेरिवेटिव वाला टर्म भी मिल गया। तो ये दोनों टर्म और ये जो साई वाले टर्म को हम इक्वेशन 1 पे यहाँ पे इंटरप्रेट करेंगे। तो जब इंटरप्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? बाय यूजिंग इक्वेशन 2, 3 and 4 इन इक्वेशन 1 तो क्या मिलेगा? माइनस स्क्वायर, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव वाला टर्म स्क्वायर e टू द पावर आई के आर माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ये वाले टर्म को लिख लेते हैं e टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। यहाँ पे फिर क्या जाएगा? एम स्क्वायर सी फोर्थ वाला एम स्क्वायर सी फोर्थ e टू द पावर आई के आर माइनस ओमेगा टी ना हो। इसको अगर हम लिखें, क्योंकि हमारा e टू द पावर आई के आर माइनस ओमेगा टी ये कॉमन हो गया, कॉमन लाके काट देंगे, फिर हमको क्या मिलेगा? एच क्रॉस स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी फोर। तो हमारा एच कॉट ओमेगा क्या आ जाएगा? रूट ओवर ऑफ एच क्रॉस स्क्वायर सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी फोर। तो जो एच कॉट ओमेगा है इसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी। तो एनर्जी हमारा क्या आ जाएगा? एच कॉट स्क्वायर सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी फोर, यहाँ पे आ जाएगा प्लस और माइनस, ये हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन 6। तो ये जो एनर्जी वाला टर्म हमको मिला इक्वेशन 6 प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ एक्स कॉट स्क्वायर सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी फोर्थ वाला, ये हमको क्या बता रहा है? ये हमको बता रहा है एनर्जी एज एन वैल्यू, एनर्जी इज एन वैल्यू।
दिस विल बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। भाई कुछ भी हो सकता है क्योंकि प्लस और माइनस है ना, पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो मैंने पहले जैसे बोला था पार्टिकल एंटी पार्टिकल रियल और इमेजिनरी फील्ड के बारे में, आ गया ना तुम्हारा। तो ये टोटल था डेरिवेशन की तुम्हारा एनर्जी कैसे आता है, प्लेन वेव सोल्यूशन क्या होता है तुम्हारे लिए, ठीक है। फिर तो इसका रिप्रेजेंटेटिव देख लिया, लास्ट को एनर्जी एजेंट वैल्यू भी निकल गया। अगले वीडियो में हम देखेंगे फिजिकल इंटरप्रिटेशन, फिजिकल इंटरप्रिटेशन of kg equation but in mathematical aspect, but in मैथमेटिकल एस्पेक्ट। मतलब देखो थियोरिटिकली तो मैंने समझा दिया क्या 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 होगा क्या क्या नहीं होगा, तो मैथमेटिकली क्या होगा क्या नहीं होगा केजी इक्वेशन का फिजिकल इंटरप्रिटेशन हम लेक्चर 5 में अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय फिजिक्स।